आज गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। मैं कोर्ट को अपनी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही प्रदेश के मुखिया महाराज जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर आज उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है। पिछले सरकारों में ये गुंडे माफिया आतताई के रूप में काम करते थे और इनका केवल पैसा था लोगों से धन उगाही करना। आज यही गुंडे माफियों का सफाया हो रहा है, या तो ये गुंडे माफिया जेल में है या आसमान में है। मैं एक बार पुनः कोर्ट को और महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है। अतीक हो या मुख्तार, ये यूपी में चलाते थे समानांतर सरकार, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का क्रम लगातार जारी है। और आज मुख्तार अंसारी को जिस तरह से सजा हुई है, लोगों का कानून में भरोसा बढ़ा है। वरना ये मुख्तार अंसारी जो पूरे पूर्वांचल में दहशत का पर्याय हुआ करता था, आज मुख्तार अंसारी पर न्यायपालिका का फैसला आया है तो लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। तमाम मामलों में गवाह गवाही देने से पीछे हट जाते थे, कोर्ट सुनवाई करने से पीछे हट जाती थी, लेकिन ऐसे अपराधियों पर आज मुकम्मल कार्रवाई हो रही है और ये अपना मुकम्मल अंजाम भोगने के लिए आज मजबूर हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा और अब इंतज़ार है अफजाल अंसारी को लेकर कि आखिर कोर्ट उस बाबत क्या फैसला सुनाती है। और यहाँ पर गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी और अफजाल पर फैसला जिस तरीके से आ रहा है उस बाबत पूरा मामला कृष्णानंद राय को लेकर जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि AK-47 से कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत MP MLA कोर्ट में जो केस है उस बाबत बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है और वहीं नंद किशोर रोंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है। तो इस बाबत बसपा सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में MP MLA कोर्ट में फैसला। और बताया जा रहा है कि 2007 के इस मामले में 1 अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी हो गई थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था, लेकिन उसके बाद फैसला आज यहां पर सामने आया है। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत MP MLA कोर्ट में जो फैसला है उसमें मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा, 5 लाख रुपए का जुर्माना और उसके साथ ही अब अफजाल अंसारी को लेकर तस्वीर देखने की क्या सामने आती है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए अजय गुप्ता हमारे साथ मऊ से जुड़ चुके हैं। अजय, अगर देखा जाए जिस तरीके से कोर्ट का फैसला सामने आ रहा है उस बाबत एक बात तो साफ है कि माफिया का अंत अब पूरी तरीके से तय हो चुका है। देखिए प्रियंका, जिस तरह से बाहुबली मुख्तार अंसारी का गढ़ मऊ जनपद कहा जाता था, मऊ जनपद से बनिया जनपद कहा जाता था, लेकिन इन अपना साम्राज्य चला रखा था। उस समय पिछली सरकारें ने इस पर मुकदमा भी करने की डरती थी। कोई पुलिस प्रशासन मुकदमा करने से एक बार सोचता था कि आखिर मैं इसके ऊपर मुकदमा करूंगा तो मेरा अंजाम क्या होगा। तो उस समय देखा जाता था कोर्ट से भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, कोई सजा नहीं होती थी। लेकिन आज जिस तरह से मुख्तार अंसारी के MP MLA कोर्ट गाजीपुर में जिस तरह से कृष्णानंद हत्या राय कांड में जिस तरह से देखा गया कि 10 साल की सजा, 5 लाख का जो जुर्माना कोर्ट ने लगाया है, तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। लेकिन ये 2005 का मामला था, करीबन कहा जाए तो 16 साल के पुराने मामले में कोर्ट ने एक बड़ी सजा सुनाई। बिल्कुल प्रदीप, यहाँ पे रोकेंगे आपको अपने दर्शकों को बड़ी खबर सबसे पहले बता दी कि अफजाल अंसारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप करने के लिए हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है अमनप्रीत कौर। अमनप्रीत कौर जी, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके बाद यहाँ पर मुख्तार अफजाल दोनों पर गाज गिरी है, उस बाबत मानकर चला जाए कि पूर्वांचल की सियासत अब रूप बदलने वाली है अपना। देखिए, मुख्तार अंसारी की बात करें तो ये अपराध और राजनीति का कॉकटेल था। ऐसे ही अतीक अहमद की बात करें, वो भी राजनीतिक में अपना अच्छा रखते थे रसूख और उसके बावजूद आपराधिक छवि उनकी इतनी बहुत बुरी थी और बहुत ज्यादा आपराधिक उनका जो कैरेक्टर रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखे जाए तो प्रियंका, अभी की जो मौजूदा सरकार है भाजपा की यूपी में, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भी कम से कम 50% से ऊपर के जो उनके विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं,
उनका अगर हम पिछोकड़ देखें या फिर उनकी हम गतिविधियां देखें तो वो भी ऐसे ऐसे आपराधिक छवि के कारण बहुत सारे केसों में उलझे हुए हैं, बहुत सारे केस उनके ऊपर लगे हुए हैं। हालांकि कईयों के ऊपर तो बहुत जो ज्यादा खतरनाक वाले केस होते हैं, चाहे वो बलात्कार का हो, चाहे वो मर्डर का हो, ये भी लगे हुए हैं। तो ये जो गलतियां हो जाती हैं, ये सिर्फ एक तो देखो मैं बोलूंगी कि राजनीतिक पार्टी जो है जब अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, जब अपने जो विधायक चुनती है, जिनको वो खड़ा करती है, तो उस टाइम उनको लेके वो इतनी सतर्क क्यों नहीं होती। अगर योगी सरकार अब इतनी सतर्क है, लॉ एंड ऑर्डर को यूपी लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहती है और उसको अपनी सरकार के मद्देनजर, अपने प्रशासन के मद्देनजर वो इतना अच्छे से चलाना चाहती है कि लोगों के मन से डर और भय हट जाए। जो भी उनके मन में ये है कि यूपी की जो छवि बनी हुई है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर हमेशा ही अंडर कंट्रोल नहीं रहता, तो वो जो छवि सुधारने की कोशिश जोगी जी के द्वारा हो रही है या उनकी सरकार के द्वारा हो रही है, तो ये जो गतिविधियां हैं, ये उस टाइम भी इतना ही अलर्ट इनको रहना चाहिए जब ये लोगों की सिलेक्शन करते हैं कि किनको लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए और किनको जो राजनीतिक अखाड़ा है उसमें उतारा जाए। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी की बात करें हम, चाहे वो भाजपा है, बसपा है, चाहे वो सपा है, हमेशा ही ऐसा रहा है इनका रिकॉर्ड कि इनके जो भी मंत्री होते हैं, जो भी विधायक होते हैं, वो आपराधिक उनके रिकॉर्ड्स रहते हैं और वो कई सारे उनके ऊपर केस चल रहे होती हैं। तो ये दूसरे नंबर पे हम लोगों को भी कुछ सोचना होता है। जब हम वोटिंग करते हैं तो हम इस तरीके से लोगों को क्यों नहीं देख पाते कि जो किसी का अगर आपराधिक रिकॉर्ड रहा है तो हम उसको क्यों चुन के संसद में भेज रहे हैं, क्यों अपनी जो मुश्किलें हम बोलते हैं कि हमारी जाके सरकार को बताएं, तो कम से कम लोग तो सही चुनने चाहिए। तो ये जो गलतियां हैं दोनों साइड से होती हैं। हालांकि पिछले मुकाबले अगर देखा जाए, जैसे मीडिया भी देखिए बहुत इसमें इनका भी एक रहता है कि इनके जो भी मीडिया में चीजें चलती हैं, जो भी खबरों में आती हैं, तो लोगों में वही छवि एक स्टेट की बन जाती है। जैसे जिला गाजियाबाद जैसी अगर फिल्में डायरेक्टर बनाते हैं तो यूपी का जो आपराधिक छवि है वो दिखाते हैं, तो ऐसा लोगों के मनों में, बाहर के लोगों के मनों में भी ऐसा यूपी का जो इमेज बना हुआ था, योगी सरकार ने उसको बदलने की पूरी कोशिश करी है। पर काश आने वाले समय में जो अगले साल संसद के इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें जो भाजपा की सिलेक्शन है अपने प्रतिनिधियों को लेके, उसमें भी ये इतने ही एक्टिव नजर आए जैसे अब लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल सुरेंद्र जी, ये बड़ी चुनौती है यहाँ पर अगर देखा जाए। जिस तरीके से अमनप्रीत जी कह रही हैं कि देखिए अगर आप जिस तरीके से आप दूसरों पे या दूसरे सियासी दलों पर आरोप लगाती है जब बीजेपी, तो ऐसे में भी अपना भी दामन उसको साफ रखना पड़ेगा। जी प्रियंका जी, बिल्कुल देखिए जिस प्रकार सभी कहा कि चाहे वो बीजेपी हो या सपा हो, जितने भी दल हैं, देखिए एक मैसेज तो क्लियर है कि जिस प्रकार से अभी राहुल जी का सदस्यता चली गई, अब जिनका सदस्यता भी मान लीजिए चला ही गया है, तो एक बड़ा मैसेज है देश के अंदर कि अब जो आने वाला टाइम में है, या जिनके ऊपर केस है, या जिनके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि जो अपराधी है, मुझे लगता है कि या तो वो स्वयं को जो है अब वो चुनाव में नहीं आएगा, वो पीछे हट जाएगा। तो उनको पता है कि अगर हम चुनाव में जाएंगे और फिर सांसद रहते हुए या विधायक रहते हुए हमारे ऊपर अगर फिर केस खुली या सजा सुनाया गया, अगर हम अपराधी साबित हो गए, तो हमारी सदस्यता जा सकता है। तो इसके वजह से एक तो पहली चीज ये है कि वो खुद को अलग हो जाएंगे। दूसरी चीज, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, लेकिन अब जो है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो मैसेज आज गया है कानून व्यवस्था को लेके, ये अपराधी को लेके, पूरा देश जो है इस तरह की व्यवस्था को हर कोई चाहेगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुआ, माफिया गुंडा के ऊपर जो है, अपराधी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, ये हर जगह अगर इस तरह से हो तो हमारा देश जो है जिस तरह से आज डेवलप कर रहा है, आज जीडीपी हमारी बढ़ रही है, और उत्तर प्रदेश का भी जीडीपी जब सपा की सरकार थी तो वो 12,000 करोड़ का छोड़ के गया, आज 23,000 करोड़ से ज्यादा का है, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का है। उसके बाद आप देखिए जो अभी बिजनेस समिट अभी खत्म हुआ, उसके बाद आप देखिए 33 लाख करोड़ का जो बिजनेस। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र जी देखिए एक चीज तो आप भी मानेंगे, देखिए उपलब्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और यूपी सरकार जो है अपनी उपलब्धियों को बकायदा वो बताते भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से और अलग अलग मंचों से निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान हम बकायदा उस चीज को देख भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक चीज तो आप बिल्कुल मानेंगे, और वो ये है कि 16 साल लग गए फैसला आने में, 16 साल लग गए पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने में। और आप प्रोसेस देखिए, 2005 का मामला 2007 में दर्ज होता है और उसके बाद 2009 में ये बरी भी हो जाते हैं, फिर से
ये मामला दर्ज होता है और उसके बाद आज जाकर पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। कहीं ना कहीं आप ये भी मानेंगे कि ये जो न्याय का प्रोसेस है, न्याय की प्रक्रिया है, इसमें सियासत की दखल अंदाजी बहुत ज्यादा होती जा रही है, जिसके चलते इंसाफ मिलने में देरी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए यही तो एक कारण है कि जो आज का जो पार्टी है या नेता कहिए, जो राजनीतिक दल है, उनकी एंट्री के वजह से जो है ये अपराधी का मनोबल बढ़ता है। आप देखिए 2005 में जिस प्रकार से मऊ के अंदर खुली जीप में किस प्रकार से शहर के अंदर जो है अराजकता दंगा कराया, और अगर उस टाइम माननीय राजनाथ सिंह जी अगर धरना पर नहीं बैठते, 2 साल बाद, आप देखिए 2005 का मामला है और 2007 में जो है उनके ऊपर कार्रवाई होता है। यानी आप ये सोच सकते हैं कि 2 साल वो जो पीड़ित जिनको गोली मारा गया, वो 2 साल तक मतलब किस तरह से वो रहा होगा। इससे सोच के जो है वो खड़ा हो जाता है कि एक ऐसी मतलब सरकार थी कि जो कि मतलब सामने से हुआ, उनका वीडियो जारी हुआ, टीवी पे चला, ये सारे चीज सामने होने के बावजूद भी मतलब हाथ पर हाथ दे के सरकार बैठी रही। ये तो दुर्भाग्य था उत्तर प्रदेश का। तो ये आप कह सकते हैं कि अब आने वाला टाइम में प्रियंका जी, इतना आप जरूर आप मानिए कि आने वाला टाइम में जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी सरकार है या मेरी पार्टी है तो मेरे अंदर कमी नहीं है या नहीं होगा, लेकिन आने वाला टाइम जो है ना, ये सब चीज आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए आपने निकाय की अभी बात की, अभी आप ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनाव मूड में रहती है, हमेशा चुनाव ही कराना चाहती है। अब देखिए अभी कितना 10-12 दिन बचा है सिर्फ, और माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे हमारे डिप्टी सीएम हो या हमारे विधायक हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, वो हर जगह हर क्षेत्र में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिखाई भी देता है, सुरेंद्र जी, नजर भी आता है। प्रदीप लगी हुई है, लेकिन देखिए ये जो आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर बीएसपी सपा या विपक्ष के लोग, अभी तक वो मैदान में नहीं गए। ठीक है, जब चुनाव नतीजा वो अलग मसला हो गया, उस मसले पे भी बात करेंगे आपसे। सुरेंद्र जी रुकते हैं बात। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए गाजीपुर से। प्रदीप, यहाँ पे अफजाल अंसारी 4 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना, जाहिर है कि अब सांसदी जाएगी। गाजीपुर में इसको लेकर अभी तक क्या माहौल आपको देखने को मिल रहा है इस सजा के बाद जो अफजाल अंसारी को मुकर्रर हुई है? जो है गाजीपुर जनपद में जो है कोर्ट का निर्णय जनता को ने स्वीकार किया है। जैसे मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना तय किया, वहीं अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना तय किया गया। जैसे कृष्णानंद के परिवार की, कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी 2005 में, वो उसरी कांड जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी, और कार्बाइन और AK-47 से गोलियां चली थी जिसमें मौत हुई थी। उस मामले में आज जो है न्यायालय का निर्णय आया, उसको लेके कृष्णानंद परिवार के लोगों ने शासन को आभार जताया है। जी प्रियंका। ठीक है, यहाँ पे शासन का आभार प्रकट किया है। अजय गुप्ता, देखिए पूर्वांचल जो है खासतौर पर अगर देखा जाए तो वहाँ की जो सियासत है वो पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को प्रभावित भी करती है, और मऊ में जिस तरीके से 2005 में पूरा घटनाक्रम सामने आया था तो कहीं ना कहीं जनता सहमी हुई थी, लेकिन आज जब मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा मिलती है, जुर्माना लगता है, मानकर चला जाए कि अब कुछ हद तक पूर्वांचल के जो जनता है वो राहत महसूस करेगी, बल्कि कुछ हद तक क्या पूरी तरीके से ही अब स्वतंत्र भाव में निकाय चुनाव में भी वोट कर पाएगी। डर धमकी देने का खतरा बिल्कुल साफ। देखिए प्रियंका, ये सियासत जो है यहीं तक खत्म नहीं होगी। हाँ। क्योंकि अभी तक तो योगी सरकार है, योगी सरकार में अभी तक तो इन माफियाओं को शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन अगर मैं 2022 चुनाव की अगर बात किया जाए, मऊ सदर से जब मुख्तार अंसारी के बेटा जो है अब्बास अंसारी चुनाव मैदान में थे, तो उस समय उनका एक वीडियो वायरल हुआ था चुनावी प्रचार के दौरान की मैं अखिलेश भैया से कहकर आया हूं कि सिर्फ 6 महीना उन अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा जिनसे मैं बदला लूंगा। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, लेकिन इसमें अब्बास अंसारी ने जिस तरह से मंच के लोगों के बीच में कहा था, तो ये लगता है कि योगी सरकार जब तक है तब तक तो इन माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन जैसे ही योगी सरकार हटी, अगर अखिलेश की सरकार आई, जैसे कि अब्बास अंसारी खुद मंच से कहते हैं कि अखिलेश भैया से मैं कह के आया हूँ, तो इस तरह से ये लगता है कि क्या अब्बास अंसारी योगी सरकार में ही इनके पूरे परिवार पर खौफ है, या पूरी दुनिया, जो अगर पूरे पूर्वांचल की बात किया जाए तो पूरा पूर्वांचल जो है इन अपराधियों पर शिकंजा जैसे कसा जा रहा है वैसे खुश नजर आ रही है। लेकिन अगर मुख्तार अंसारी की पिता दादा जो थे वो
स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी जो विरासत को है मुख्तार अंसारी ने नहीं बचा पाया। विरासत को बचाने के बजाय जो है अपराध की दुनिया में कदम रखा। और 1996 से लगातार अगर मऊ सीट की बात किया जाए, मऊ सदर की, तो 2017 तक मुख्तार अंसारी लगातार 5वीं बार विधायक रहा। उसके बाद उसका बेटा अब्बास अंसारी ने इस सीट को जीत हासिल किया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से किराए की दुनिया में उन्होंने कदम बढ़ाया, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी एक जिस्म पे जाता है और जिस्म पर उसके तमाम गुर्गे, तमाम हथियारों से लैस होकर उन गलियों में जाते थे लोग। जो खौफ था, एक मुख्तार अंसारी का खौफ था। तो देखिए प्रियंका, यही बात सच है कि बिल्कुल मऊ के, अगर हाजीपुरा की बात किया जाए, मऊ के सदर चौक की बात किया जाए, तो मुख्तार अंसारी ने कई ऐसी दंगा करवाए, जो ब्रिटिश चौकी से लेकर कई ऐसे चौकिया थानों पर गोली चलवाया, लगातार कई घंटे तक गोलियां चलती रही। तो ये मुख्तार अंसारी को छोटा नाम नहीं है। अभी तक तो योगी सरकार है तो इन माफियाओं को शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन ऐसे मुख्तार अंसारियों का जो है कारनामा लगातार इनके छोटे गुर्गे जो कर रहे थे। देखिए 16 साल 17 साल से लगभग मुख्तार अंसारी जेल में, लेकिन उसके बावजूद भी लाख करोड़ों की जो संपत्ति है, मऊ, बनिया, गाजीपुर, आजमगढ़, लखनऊ में संपत्तियों पर पूर्ति करवाई हुई है, इनके गुर्गों पर पूर्ति करवाई हुई है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जेल के अंदर रहते भी उसके ऊपर कई ऐसे गंगेसर ऐसे करवाई हुई है। अभी आस्था अंसारी के ऊपर कई ऐसे कार्रवाइयां की गई है, जिसपर आस्था अंसारी को पुलिस ने लुकआउट की नोटिस जारी कर दिया है। यानी कि देश के बाडे पर लुकआउट की नोटिस जारी करना एक छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि इनको डर है कि अगर हम पुलिस के शिकंजे में फंसे तो कहीं ना कहीं पुलिस मुझे रिमांड पर लेकर जेल के अंदर डाल देगी। क्योंकि जब ये अपराध नहीं किए होते तो इनको शायद डर नहीं रहता, लेकिन ये अपराधी हैं, इनका पूरा परिवार, इनका पूरा भाई जो है, इनके साले भी इस तरह के कई बार गंगेसर एक्ट में करवाई हुई है, कई बार इनको पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है। मऊ के अगर यहाँ पर डॉक्टर अलका राय की बात किया जाए, जो डॉक्टर अलका राय ने 2005 में ही मुख्तार अंसारी को मऊ सदर सीट पर रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी थी। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि डॉक्टर अलका राय पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है, उनके हॉस्पिटल को प्रशासन ने सीज किया है। गणेश मिश्रा की अगर बात किया जाए मऊ जनपद में, तो करोड़ों की संपत्ति मऊ की बनिया बात आगे, तो वहां पर भी कुछ कार्रवाई की है। लेकिन मुख्तार अंसारी, देखिए हम आपको बता रहा हूं कि मुख्तार अंसारी अगर 60 साल का है तो मुख्तार अंसारी के ऊपर 61 मुकदमे हैं, और 61वां मुकदमा आपको बता दूं कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से है। तो इस तरह से मुख्तार अंसारी का साम्राज्य आगे बढ़ता जा रहा है। और 2017 के बाद जिस तरह से करवाने हुई है, लाखों करोड़ों की जो संपत्तियां कुर्क हुई है। मऊ की अगर संजय सिंह की बात किया जाए, जिसका 34 चक्रवात बस जो है हर जनपदों में चलता था। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि साम्राज्य बहुत बड़ा है सुरेंद्र जी, यही सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इनका साम्राज्य बहुत बड़ा है। देखिए मुख्तार पर, अफजाल पर जो कार्रवाई हुई, सजा हुई, वो बात समझ में आती है, लेकिन इससे पहले कई सालों तक जेल में रहे हैं और जेल की सलाखों के अंदर रहते हुए भी अपनी गैंग को संचालित करते रहे। बाहर इनका जो कारोबार है वो फलता फूलता रहा। ये भी तो एक बड़ी चुनौती है कि अगर आप जो अपराधी हैं उनको जेल के अंदर तो कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सलाखों के पीछे से जब वो अपने गैंग को संचालित करते हैं, वहां पर रोक लगानी बहुत जरूरी है। जी प्रियंका जी, बिल्कुल। जैसे अभी देखिए अजय भाई ने अभी जैसे जिस प्रकार से कहा कि अभी जहाँ से अभी इनके भाई जो है अभी चुनाव लड़े थे, वहां से हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़े थे गाजीपुर से, और वहाँ के लोग यही कहते थे कि इतना विकास उन्होंने किया, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितनी ट्रेन वहां पर उन्होंने ले जाने का काम किया। वहां पर उस आसपास के लोकसभा में और वहां गाजीपुर में इतना विकास किया कि लोग कहते थे कि मनोज सिन्हा जी तो ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि जनता ने क्या किया, जनता ने फिर भी उनको आशीर्वाद नहीं दिया, अपराधी को वहां चुनाव जिता दिए। ये सच है कि अगर जिस प्रकार से आज पूरे उत्तर प्रदेश में डर भय ये सारी चीजें खत्म हो रहा है, अपराधी अंदर जा रहे हैं, और अगर आने वाला टाइम में अगर चुनाव के टाइम में अगर जनता मुंह तोड़ जवाब अगर नहीं दिया इन अपराधियों को, तो फिर ये सच है कि आने वाला टाइम में सपा की सरकार या बीएसपी सरकारें, फिर ये लोग फल फूल जाएंगे, फिर इनकी जो है अपनी जो पहले जैसा था वो वैसे सम्राट अपना तैयार कर लेंगे। क्योंकि इनकी जो स्लीपर सेल है, जो इनकी जो जड़ है ना, अभी जड़ खत्म नहीं हुआ है फिर अभी तो हम ऊपर से जो बड़े जड़ को खत्म करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना सुरेंद्र जी। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो जनता अगर हमें साथ दिया, और जनता का सब रहा जिस प्रकार से 14 से आशीर्वाद दे रहा, सिर्फ जनता आशीर्वाद अगर देता रहा, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अब दोबारा जो है इस तरह का कभी कोई पैदा नहीं लेगा। कोई
अतीक अहमद पैदा नहीं रहेगा, ये अंसारी नहीं कोई पैदा लेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो। क्योंकि ये सारी खेल जो है और ये सारा सिस्टम जो है ये जनता के बीच का मामला है। क्योंकि जो जनता जो के बीच का इसलिए मामला है कि जिन जनता के लिए हमने कानून व्यवस्था अच्छा किया या विकास हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नाम अगर हम आज अच्छा कर रहे हैं, ये जनता का आशीर्वाद है। देखिए सरकार या हमारा मुख्यमंत्री या हम कुछ नहीं कर रहे हैं या हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो एक बैठ के एक डिस्कस कर रहे हैं, एक विचार कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जड़ से अगर खत्म करने में अगर कोई सहयोग करेगा या उनका अगर पूरा हाथ होगा तो वो हमारी जनता का होगा। क्योंकि जनता का ही ये सरकार है और जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, अगर आगे ऐसा आशीर्वाद दिया तो दोबारा जो है कोई अंसारी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा नहीं होगा। ठीक है। और अगर आशीर्वाद नहीं दिया तो आप तो फिर अभी जैसे अभी अजय भाई ने कहा तो ये दोबारा होने में कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं आपको कि जिस प्रकार से 6 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों के अंदर जो विश्वास पैदा किए, हम लोग जो लोगों के अंदर जो विश्वास आज आया है, वो विश्वास को जो है हम लोगों को बरकरार रखने में अगर हम कामयाब रह गए तो आने वाला टाइम में जो है ना पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश जो है एक नया उत्तर प्रदेश को देखेगा। ठीक है अमनप्रीत कौर जी, देखिए एक चीज और भी है, बिल्कुल सुरेंद्र जी आपकी बात आगे जरा रुकिएगा। अमनप्रीत कौर जी एक चीज और भी है, देखिए सियासत भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बीएसपी से अफजल अंसारी जिस पर इतने मुकदमे दर्ज रहे और जिसका बैकग्राउंड पूरा रहा, 2000 अगर देखा जाए तो 5 का ये पूरा मामला सामने आता है, 2007 में मामला दर्ज होता है और उसके बाद फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव में बाकायदा खड़ा होता है। ऐसे में सियासी दलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो इस तरीके के आपराधिक छवि के लोग हैं उनको टिकट ना दे। और दूसरी चीज, और अगर मिलता भी है तो क्या हम ये मानकर चलें कि कहीं ना कहीं ये जो आपराधिक प्रवृत्ति, आपराधिक छवि के जो लोग हैं, जो माफिया हैं, क्या वो सियासत के लिए भी मजबूरी है? क्या मजबूरी है या फिर चॉइस है? मजबूरी ही है। हाँ। अतीक अहमद की बात करें, वो भी एक अच्छा राजनीतिक करियर उनका था। उसके बाद हम बात करें मुख्तार अंसारी की, तो ये सोचिए कि 17-18 साल से अगर वो जेल के अंदर है, उनके ऊपर टाडा लगा हुआ है, एनएसए लगी हुई है, गैंगस्टर एक्ट के अधीन वो हैं और उसके बाद मकोका भी लगी हुई है, तो उनके ऊपर कम से कम 60 से भी ज्यादा केस तक चल रहे हैं और इतने भयानक केस, इतने भयानक धाराएं लगी हुई हैं। तो उसके बाद फिर भी वो इतने अपने आप को फ्री महसूस करते हैं जेल के अंदर, तो ये किसकी हम बोलेंगे कि किसकी रहेगा, फेलियर किसका रहेगा? ये जेल प्रशासन का रहेगा या हमारे प्रशासन का रहेगा या हमारी स्टेट सरकार का रहेगा या पुलिस का रहेगा? ऐसा ही है, ये फेलियर ही हम कहेंगे। इसीलिए तो वो जेल के अंदर होते हुए भी इतना बड़ा अपना जो गैंग है वो चला रहे हैं, चाहे वो अपनी वाइफ के जरिए, चाहे वो अपने बेटों के जरिए या अपने भाई के जरिए चला रहे थे। तो ये जो कानूनी प्रक्रिया है, इसमें जो देरी होती है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। और अगर सियासत की बात करें तो सियासत और अपराध मुझे लगता है दोनों साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि लोगों को या फिर सियासतदानों की मैं बात करेंगी, चाहे वो कौन सी भी पार्टी के हो, उनको सिर्फ और सिर्फ वोटों से मतलब होता है। आप ये सोचिए कि जोगी सरकार को आए हुए भी 6-7 साल हो गए प्रियंका, तो ये जो एक्शन अभी हो रहे हैं, ये जो अतीक अहमद वाला हुआ, ये जो उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ, ये जो अभी हम बोलेंगे अंसारी का भी आज ही केस की सुनवाई होगी, तो ये केस भी तो 17-18 साल से चल रहा था ना, तो इसमें तेजी पहले क्यों नहीं आई? आप ये सोचिए कि 7-8 साल से 6 साल से जब से भी जोगी 1 जोगी 2 चल रहा था, तो एकदम से जब ये आए हैं सरकार में, तो तब इनका जो इनका लोगों के साथ ये वादा था कि ये यूपी में जो प्रशासन है उसको ठीक करेंगे, यूपी में जो न्यायिक प्रणाली है उसको ठीक करेंगे, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको ठीक करेंगे। तो आते ही ऐसे एक्शन इन्होंने क्यों नहीं करे? क्यों अभी इस साल क्यों इनको ये सारे आपराधिक लोग याद आ रहे हैं? अभी जोगी जी ने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहां पे उन्होंने गैंगस्टरों के जो उन्होंने बता दिया कि 61 से भी ज्यादा गैंगस्टर माफिया के ग्रोह जो हैं वो एक्टिव हैं और उसमें अंसारी का नाम नंबर 1 पे आया था और आज उसी पे नकेल कसी गई है। तो ऐसे जो एक्शन है, जो क्विक रिएक्शन होने चाहिए थे, ये उसी टाइम होने चाहिए थे जब जोगी सरकार बनी है, ताकि लोगों में ये उत्साह भी होता कि देखिए हमने अगर जोगी सरकार को सिलेक्ट करा है, हमने उनको जिताया है, तो देखिए आते ही जोगी जी ने ये काम कर दिया। तो ये जो अब ये एक्शन हो रहा है, तो कई लोगों को भी ऐसा लगता है और ये जो दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको भी ऐसा लगता है कि ये शायद आने वाले जो साल है 2024 का, वो जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री चुनेंगे लोग, उसके कारण ये सब एक्शन हो रहे हैं, ताकि लोगों में
ये बात रखिए कि देखिए अभी अभी ये जो ताजा खबरें रहती हैं, जो ताजा एक्शन होते हैं, वो लोगों को भी याद रहते हैं। तो अगले साल लोगों को याद रहेगा कि अतीक अहमद को नकेल डाली थी, अगले साल लोगों को ये भी याद रहेगा कि अंसारी को भी सजा हो गई थी पिछले साल। तो ये चीजें बहुत बड़ा मायना रखती है। अगर सच में राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जो साफ सुथरा है वो प्रशासन करना चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि उनके साथ आपराधिक छवि के लोग जुड़े, तो उनको जब वो अपने लोगों का जब वो लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन लोग हमारी पार्टी के, हमारे झंडे के, हमारे लोगों के नीचे इलेक्शन लड़ेंगे, तब उनको ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशासन है, अच्छी तरह से अपने देश को रिप्रेजेंट करना, अच्छी तरह से अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करना, या फिर स्टेट की बिगड़ी हुई छवि को संवारना, तो ये चीजें तब उनके ध्यान में रहनी चाहिए, ताकि वो जो अपने लोगों का चुनाव करते हैं, जो अपने वो मंत्री चुनते हैं, अपने वो विधायक चुनते हैं, चाहे वो ग्राउंड लेवल से जाके, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे कुछ भी है, तो ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनका जो चुनाव होता है उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स कर देनी चाहिए, चाहे वो जवाब दीजिए, प्रशासन के तौर से हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की तौर से हो, ताकि कोई भी आपराधिक छवि का वाजिब सवाल है आपका आदमी है वो आगे ना। अब जवाब ले लीजिए, सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। प्रियंका जी देखिए, जैसे अभी अमरजीत कौर ने कहा कि जब योगी सरकार आई तब क्यों नहीं कार्रवाई किया। जब अभी हम कार्रवाई किए, अतीक अहमद का बेटा का जब एनकाउंटर हुआ या उनके ऊपर जब कार्रवाई हुई, तो पूरे विपक्ष जो है, यार देखिए अब किस तरह के सवाल वो खड़े हो गए थे कि ये कानून व्यवस्था ऐसा हो गया, पुलिस के घराव में कैसे मारा गया, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, पूरी विपक्ष एक साथ खड़े हो गए थे। तो क्या डर रहे थे क्या विपक्ष के आरोपों से? विपक्ष के आरोपों से डर रहे थे क्या सुरेंद्र जी, कि विपक्ष क्या कहेगा उसको सोच के कार्रवाई होगी? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर बिना जांच पड़ताल के, अगर बिना की कार्रवाई की हुए, बिना कोर्ट के आदेश से अगर हम कुछ करते हैं, फिर यही लोग तो सवाल उठाते हैं कि अदालत इनकी है, सीबीआई इनकी है, ईडी इनकी है, चुनाव आयोग इनके है, सारा मोदी जी के है, योगी जी के है, ये सारा सवाल तो खड़ा उठ के आता है ना। फिर ये तो अब बिना जांच पड़ताल, बिना कुछ किए हुए अगर उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे या बिना कुछ अदालत के बिना फैसले के किए हुए, तो ये तो सारी चीज हो जाएगा। फिर यही तो अमनप्रीत जी का सवाल है सुरेंद्र जी, आरोप लगा देते। अमनप्रीत जी का यही तो सवाल है कि सारी जो जांच है बड़े टाइमिंग के हिसाब से पूरी हुई है। जब निकाय चुनाव 4 मई से मतदान है और 2024 में लोकसभा चुनाव है, वही सवाल वो पूछ रही है प्रियंका जी। अमनप्रीत कौर जी ने जो कहा, पंजाब से जब ये अंसारी को जब पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया गया था, तब कौन सा चुनाव था? नहीं, तब तो कोई चुनाव नहीं था ना। किस प्रकार से हम लोगों ने उनको घिसेट के यहाँ लाया, तो तब तो कोई चुनाव नहीं था। और एक बात आप जान लीजिए, देखिए विपक्ष का आरोप लगाना या उनको जो कहना वो कहे, लेकिन जो आज उत्तर प्रदेश के हित के लिए होगा ना, उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए जो भी कानून लाना होगा, वो हमारी सरकार जो है लाने के लिए तैयार है। और जब तक योगी जी है, तो उत्तर प्रदेश की जनता को जो है कानून व्यवस्था के लेके खास करके किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। और जहां तक जो इनकी चेन जो है, जो आज चेन की बात हो रही है कि अतीक अहमद का चेन बहुत बड़ा लंबा है, वो जेल के अंदर से भी अपना इधर जो है एक्टिव हो जाते हैं या अंसारी हो जाते हैं। अब मेन काम अब जो शुरू होगा, जो शुरू हो चुका है, इनकी तो पहले जो कनेक्शन है ना, जो ये चेन है, इन चेन को काटने की प्रक्रिया शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक ये चेन नहीं कटेगा या जब तक ये लोग एक दूसरे से जब तक दूर नहीं होंगे, तो ये अपराधी तो फिर पनप जाएंगे 5 दिन 10 दिन में। अब तो मेन यही है, यानी कि बीजेपी का भी और समय चाहिए, बीजेपी के भी और समय चाहिए, इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जमीन से अपराध को मुक्त करने के लिए हम तो कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, अब आप एक दिन में सबको उठा के गोली मार दिया जाए, या एक ही दिन उठा के फैसला कर दिया। अब कोर्ट के पास पुराना बहुत केस है, अब एक आदमी के ऊपर 50 से ज्यादा केस हो, तो कम से कम केस सुनने में तो 50 दिन लगेगा प्रियंका जी। तो अब उसको तो धीरे धीरे करके हम निपटारा कर रहे हैं। ठीक है, और जितने भी अपराधी हैं उनको भी हम धीरे धीरे अंदर कर रहे हैं और उनका हिसाब किताब कर रहे हैं। अब जो उत्तर प्रदेश की जनता का जो हिसाब है, अब हिसाब तो हम चुका के दे रहे हैं, जो हमने वायदा किया था कि हम कानून व्यवस्था अच्छा देंगे और जो अपराधी आपके साथ गलत किया हम उसका भी बदला लेंगे और आपको उसका जो है हिसाब देंगे। ठीक है, अब वो कानून प्रक्रिया के तहत होगा। ठीक है, अमनप्रीत कौर जी, सीधा उठाओ सीधा गोली मार दो। ठीक है, अमनप्रीत कौर जी,
देखिए, अभी अगर देखा जाए, आप अभी थोड़ी देर पहले कह भी रही थी कि जो पूर्वांचल की सियासत में ये जो कुछ नाम है ये बहुत मायने रखते हैं, खासतौर पे चाहे आप मुख्तार अंसारी की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप यहाँ पर अतीक अहमद या जो अशरफ की बात कर लीजिए, ये एक बड़े नाम हुआ करते थे। भले ही किसी जो छवि इनकी रही हो, आपराधिक रही हो, लेकिन असर रखते थे। लेकिन अब उनमें से 2 नाम ऐसे हैं जो कि सलाखों के पीछे हैं, जिनको आज सजा मुकर्रर करवा दी गई। 2 को लेकर कहा जाए तो हमलावरों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसे में अब पूर्वांचल की सियासत को आप कहाँ पर देख रही हैं? क्या कुछ और भी बड़े नाम हैं जो कि उसको एक सही दिशा दे सकते हैं? देखिए, सियासत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे राजनीतिक चेहरे आते जाते रहते हैं प्रियंका। लोग उनके साथ उतना ही जुड़ाव महसूस करते हैं जिनका उनको, जब वो राजनीतिक करियर के दौरान अपनी ऊंचाई पे होते हैं, लोगों को वो याद रहते हैं। जब वो नहीं होते, उनकी सल्तनत नहीं रहती, उनका जो कहते हैं ना कि चढ़ते हुए सूरज को हमेशा सलाम होती है, तो जब वो उनका डाउनफॉल आ जाता है, जब उनका सियासत ही खत्म हो जाती है, तो उसके साथ लोगों का उनके साथ जुड़ाव भी खत्म हो जाता है। लोगों को अपने जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर कोई काम करता नजर नहीं आ रहा। जो भी सियासतदान आते हैं उनको अच्छे लुभावने वादे तो उनके साथ करते हैं, उनको ये तो बोलते हैं कि हम आपकी नुहार बदल देंगे, अपनी स्टेट की नुहार बदल देंगे, पर वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये हमने कोविड के दौरान भी जो लोगों की दुर्दशा हुई है यूपी में, उस दौरान भी हमने देखा। कानून प्रणाली की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे हमारे स्पोक्स पर्सन, तो उसके हिसाब से आप ये देखो कि उमेश पाल की दिन दिहाड़े हत्या हो जाती है, और वो भी तब जब उसको हाई अलर्ट में लेना चाहिए था, कि उसको इतनी सिक्योरिटी दे रखी थी। पुलिस वाले भी बेचारे साथ में साथ मारे गए। उसके बाद अतीक अहमद देखिए पुलिस कस्टडी में था, तब उसका मर्डर हो जाता है। तो ये कानून व्यवस्था, कौन सी कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ बाहुबलियों के नाम पे चलती है, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनके नाम पर ही चलती है। लोग अपना जुड़ाव जो है वो उन लोगों के साथ महसूस करते हैं प्रियंका, जो उनका कोई काम करवा दे, जो उनके असली मुद्दे हैं, उनके हैं बेरोजगारी है, उनके लिए गरीबी है, महंगाई है, जो इन चीजों पे काम करे, लोगों को वो भी प्यारे हैं। नहीं, लेकिन अगर ये चीज तो यहाँ पर ये भी देखनी होगी ना मनप्रीत जी, कि अगर कोई माफिया, अगर किसी माफिया से, किसी अपराधी से आम जनता परेशान है और कोई सरकार अगर उन पर एक्शन लेती है, तो वो तो एक जुड़ाव वो भी हो जाएगा ना, चाहे आप उसे ये कह लीजिए कि इमोशनल कह लीजिए, भावनात्मक कह लीजिए, या सुरक्षा के तौर पे कह लीजिए, तो जुड़ाव तो वो भी होगा, क्योंकि असल मुद्दा तो वो भी है। जी बिल्कुल। देखिए प्रियंका, माफिया जो हैं, जो माफिया के ग्रोह के लोग जो जब किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ते हैं, या फिर वो अपना नाम एक चुनाव के लिए लेके आते हैं आगे, तो वो ऐसा नहीं होता कि लोग उनके करैक्टर से या लोग उनके बिहेवियर से प्रभावित होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो उनका डर और भय होता है वो लोगों में काम करता है, उसके कारण लोग उनको वोट दे देते हैं और वो जीत जाते हैं। तो जब सरकार आगे आएगी, जब सरकार ऐसे लोगों को नकेल डालेगी और लोगों को भी इतना हो जाएगा कि हाँ, हम जो है, हम जिन लोगों के डर के कारण, भय के कारण उनको वोट देते थे, आज हमें उनका कोई डर नहीं है। हमारे साथ प्रशासन है, हमारे साथ सरकार है, हमारे साथ पुलिस है, हमारा जो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब ये कॉन्फिडेंस लोगों में आएगा, तब लोग असली मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, चाहे वो अनपढ़ता हो, चाहे और यही जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है। शुक्रिया सुरेंद्र जी, मनप्रीत जी, और साथ ही अजय और साथी प्रदीप जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए अपडेट प्राइम न्यूज के साथ।